आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशंस के बारे में। जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन comes under the category of physiological theory of emotion, proposed by psychologist William James and physiologist Carl Lang. So the James Lang theory of emotion suggests that emotions occur as a result of physiological reactions to events. जो हमारे emotions होते हैं वो अकर करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, एज एन आउटकम ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स. विटनेसिंग एन एक्सटर्नल स्टिमुलस लीड्स टू अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. ठीक है, सबसे पहले एक स्टिमुलस आता है, हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है. योर इमोशनल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट दैट फिजिकल रिएक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉग बार्क्स एट you begin to tremble and your heart rate increases. ठीक है, here James Lang theory will suggest that, यहाँ पर James Lang theory ये कह रही है कि you are trembling therefore you are afraid. इनका कहने का मतलब ये है कि आप ट्रेम्बल कर रहे हो इसीलिए आप डर गए हो. ठीक है, according to this theory of emotion, you are not trembling because you are frightened. Instead, you are frightened because you are trembling. मतलब जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जब जैसे हार्ट रेट बढ़ गया या आप ट्रेम्बल हो रहे हो या शेक कर रहे हो, उसकी वजह से इमोशन ट्रिगर होगा, उसकी वजह से यहाँ पर फियर आएगा. सो इमोशंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स. ठीक है, तो इस डायग्राम में देखेंगे, इवेंट हुआ, इवेंट से फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ, इसको हम अराउजल भी बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, उसको जब मैंने इंटरप्रेट किया, किसको, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को, तो इमोशन ट्रिगर हुआ. इमोशनल फीलिंग हैज अ डिस्टिंक्ट यूनिक पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एसोसिएटेड विद इट. जेम्स लैंग थ्योरी कहती है कि हर इमोशन का एसोसिएशन होता है एक डिस्टिंक्ट, एक यूनिक पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के साथ. ईच इमोशन विल हैव अ पर्टिकुलर बॉडी चेंज. ठीक है, सो हर इमोशन का अपना एक पर्टिकुलर बॉडी चेंज होगा, अपना एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा. और जो इमोशन है, इट इज एन आउटकम, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल response. It is dependent, or we can say that physiological response causes the emotion to occur. जेम्स लैंग थ्योरी हमारे सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो जेम्स लैंग थ्योरी को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, प्रूव करती हैं. तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस. सेंसेशंस फ्रॉम द फेस provide signals from brain that act as a feedback to determine emotional response. Even when a person deliberately smiles, it produces positive emotion. मतलब कि if a person smiles, ठीक है, अगर किसी ने स्माइल किया है, then the information is sent to the brain about it and then the positive emotion is occurred. So even if a person deliberately smiles according to facial feedback hypothesis, then also positive emotions will be produced. ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है हमारा, कि जो स्माइल है मतलब जो फेशियल सेंसेशंस हुई हैं उसकी वजह से इमोशन ट्रिगर हो रहा है. स्माइल की वजह से देयर इज अ चेंज इन ब्लड फ्लो एंड उसकी वजह से देयर इज अ चेंज इन ब्रेन टेम्परेचर एंड फाइनली पॉजिटिव इमोशन इज अकर्ड. सो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस is a supporting theory, an evident theory for James Lang theory of emotion. सेकेंड थ्योरी जो हमारी एविडेंस में आती है, हमारी सपोर्टिंग थ्योरी में आती है फॉर जेम्स लैंग थ्योरी, वो है होम एंड स्टडी ऑफ पैरालाइज पेशेंट्स. बिल्कुल ऐसे ही जैसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस हमने पढ़ा, कि यहाँ पर कुछ पेशेंट्स का सर्वे किया था who were paralyzed. ठीक है, तो पैरालिसिस होने की वजह से नेचुरली उनका जो फिजिकल रिएक्शन है, जो अराउजल है, वो ऑफ कोर्स नेगेटिव होंगे, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशन ट्रिगर होगा. सो अगेन यहाँ पर अराउजल मतलब फिजिकल रिएक्शन की वजह से इमोशन ट्रिगर हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन. जेम्स लैंग थ्योरी में
बहुत से क्रिटिसिजम्स हैं. Criticism is people can experience physiological reactions linked to emotions without actually feeling those emotions. For example, हमारा जो हार्ट रेट है वो तब भी स्पीड अप होता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. ठीक है, नॉट बिकॉज वी आर अफ्रेड. हमारी जो हार्ट बीट होती है वो तो तब भी बिल्कुल वैसे ही इंक्रीज करती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी न्यू पर्सन से मिलने जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, तब भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है. ठीक है, और जब हम डरते हैं तब भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है. सो बेसिकली यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि every emotion has a distinctive body state associated with it is only partially true. It's not completely true. Okay. Also, many psychologists believe that we experience emotions before the body change rather than afterwards. जैसे जेम्स लैंग थ्योरी में कहा गया है ना कि पहले फिजियोलॉजिकल चेंज होता है फिर इमोशन होता है, लेकिन काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया बाद में और ऐसा माना कि we experience emotions much before the bodily changes. Physiological reaction से पहले ही हम emotions को feel करते हैं rather than afterwards. So the theory says that stimulus produces a series of bodily changes but does not completely describe how these changes occur. ये theory बात तो कर रही है कि स्टिमुलस की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, बट एक कंप्लीट एक क्लैरिटी जो होती है उस पूरे के पूरे प्रोसेस की, उस हाउ की, वो ये थ्योरी पूरी तरह से नहीं दे पा रही. लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इमोशन विच इज कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन. ये आती है न्यूरोफिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन की कैटेगरी में. दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशन. कैनन ऑल्सो डिसएग्रीड विद जेम्स लैंग थ्योरी ऑन वेरियस ग्राउंड्स. उन्होंने भी सेम बात करी जो हमने पहले पढ़ी है कि पीपल कैन एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस लिंक टू इमोशंस विदाउट एक्चुअली फीलिंग दोज इमोशंस. हमारा जो हार्ट रेट है वो तो तब भी इंक्रीज होगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ फियर के साथ एसोसिएटेड होगा हमारा हार्ट रेट. So, according to Cannon-Bard theory of emotion, we feel emotions and experience physiological reactions such as muscle tension, shaking simultaneously. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन का कि जो इमोशंस होते हैं और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं. कैसे? So the theory proposes that emotions result when the thalamus, यहाँ पर ये important है, when the thalamus sends a message to the brain in response to a stimulus resulting in physiological reaction. At the same time, the brain also receives signals triggering the emotional experience. So Cannon and Bard theory suggests that physical and psychological experience of emotion happen at the same time and that one does not cause one another. So कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन को हम ये डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि सबसे पहले कोई भी इवेंट आया तो थैलेमस इज द की रोल प्लेयर हियर. थैलेमस ने उस इवेंट की इंफॉर्मेशन भेजी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन को, जिसकी वजह से अराउजल हुआ, मतलब कोई भी फिजिकल रिएक्शन हुआ, फिजिकल रिस्पॉन्सेज हुआ. और एट द सेम टाइम थैलेमस ने इंफॉर्मेशन भेजी एमिगडाला के थ्रू, जिसका की रोल होता है हमारे इमोशनल प्रोसेसिंग में. और एमिगडाला ने जब ये सिग्नल दिए ब्रेन को तो हमने इमोशन को एक्सपीरियंस किया. सो व्हेन एन इवेंट अकर्स द थैलेमस सेंड्स सिग्नल टू एमिगडाला, रोल इन इमोशनल प्रोसेसिंग. Simultaneously, it also sends signal to autonomic nervous system, resulting in muscle tension, shaking, etc. कोई भी physical reaction. These reactions occur simultaneously and independently. In other words, physical reaction is not dependent on emotional reaction or vice versa. यहाँ पर emotions और physical reaction, मतलब physical और psychological experience of emotions, they happen at the same time, which makes it even quicker than the James Lange theory process, and that one does not cause one another. Now we move towards Shachter-Singer theory of emotion, which is now cognitive theory of emotion. It is also known as two-factor theory of emotion. ठीक है, या फिर cognitive labeling theory of emotion. इस theory में क्या होता है? Basically, when a physiological arousal occurs, the individual must identify the reason for this arousal to experience and label it as an emotion. जब भी कोई स्टिमुलस आता है उससे कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स उठता है, कोई भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है,
Now that physiological reaction is cognitively interpreted and labeled, resulting in emotion. इस डायग्राम के थ्रू देखिए, इवेंट है, इवेंट में हमारा अराउजल और अप्रेजल का एक इंटरैक्शन चल रहा है एंड इमोशन इज द रिजल्ट ऑफ इट. मतलब हम उस अराउजल को, उस फिजिकल रिएक्शन को किस तरीके से लेबल कर रहे हैं, मतलब उसका अप्रेजल कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट होगा, उस अप्रेजल का रिजल्टेंट होगा हमारा इमोशन. तो बेसिकली शैक्टर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन ने जेम्स लैंग थ्योरी और कैनन बार्ट थ्योरी दोनों से कुछ ना कुछ लिया है. जेम्स लैंग थ्योरी ने बात करी थी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. ठीक है, हाउ वी इंटरप्रेट आर इमोशंस, इट इज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. इमोशन इज बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस. एंड कैनन बार्ट थ्योरी से यहाँ पर क्या लिया है कि सिमिलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कैन प्रोड्यूस वेरिंग इमोशंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू एक्सपीरियंस अ रेसिंग हार्ट, अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, आपको स्वेटिंग हो रही है ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम, तो तब आप उस इमोशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? तब आप उसको कहोगे कि मुझे एंजाइटी हो रही है. लेकिन अगर वो सेम एक्सपीरियंस, सेम फिजिकल एक्सपीरियंस अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक डेट पे जाने पर हो रहा है, आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो, सो यू माइट इंटरप्रेट दोज रिस्पॉन्सेज एज लव, affection, excitement, arousal. So basically similar physiological responses can produce varying emotions. तो ये दो पॉइंट्स हमारे शैक्टर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन में लिए थे और बात करी थी कि किस तरीके से हम एक स्टिमुलस के जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं उसको हम कॉग्निटिवली इंटरप्रेट करके लेबल करते हैं and that results in an emotion. In contrast to Schachter-Singer's theory, which uses emotion as an outcome of interaction between physiological arousal and cognition, Lazarus argues that appraisal precedes cognitive labeling. यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से जो थॉट है दैट मस्ट कम बिफोर एनी इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल. थॉट जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला गया है कि थॉट मस्ट कम बिफोर एनी इमोशन और एनी फिजियोलॉजिकल अराउजल. लजारस ने प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल की बात बहुत डिटेल में करी है. प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द इवेंट. कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी स्टिमुलस आया है, वो क्या सिग्निफाई करता है, उसका क्या मीनिंग है. ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अप्रेजल. एंड सेकेंडरी अप्रेजल to assess the ability to cope up with the consequences of the event. कोई भी इवेंट आया, यहाँ पर प्राइमरी अप्रेजल हुआ कि ये जो इवेंट है, ये जो स्टिमुलस है, इज इट हार्मफुल और नॉट, क्या ये मेरे लिए थ्रेटनिंग सिचुएशन है या नहीं. अगर ये सिचुएशन मेरे लिए हार्मफुल नहीं है तब तो नो स्ट्रेस, बट अगर ये इवेंट मेरे लिए हार्मफुल है तब यहाँ पर सेकेंडरी अप्रेजल होगा. सेकेंडरी अप्रेजल में हम देखेंगे कि मेरे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं टू डील विद दैट इवेंट. डू आई हैव इनफ रिसोर्सेज और नॉट. तो ये सेकेंडरी अप्रेजल में अगर आंसर आता है येस, हाँ मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, आई कैन कोप अप विद इट, देन देर इज नो स्ट्रेस. बट अगर मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है देन देर इज स्ट्रेस. तो यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर चल रहा है अप्रेजल का, जिससे हमें ये समझ में आता है कि थॉट मस्ट कम बिफोर एनी इमोशन और फिजियोलॉजिकल अराउजल. तो इसमें सबसे पहले आ गया हमारा इवेंट, जो भी स्टिमुलस है, जो भी ट्रिगरिंग इवेंट है, उसके इमीडिएटली बाद अप्रेजल आ गया, इमीडिएटली बाद थॉट आ गया, एंड अप्रेजल के बाद इमोशन होता है और लास्ट में फिजिकल रिस्पॉन्स आता है. सो ये हमारी लजारस की कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है. तो बेसिकली इसमें ये बात हो रही है कि स्ट्रेस इज परसीव्ड एज द imbalance between the demands placed on the individual, and stress differs significantly between individuals depending on how they interpret an event and the out. मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारा प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल का, ये यूनिक होता है हर पर्सन में अपना. अब हम आते हैं सोलोमन अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ऑफ इमोशन. इसमें बात की गई है कि there is an initial reaction to an emotional event which is called state A, and that will be followed by an opposite secondary emotional state, state B. For example, आप कभी रोलर कोस्टर को राइड करने के लिए जाते हैं एंड इनिशियली तो आपको बहुत डर लगता है. जो स्टेट ए है आपकी वो फियरफुल है, वो स्केरी है. ठीक है, वहाँ पर आपको डर लगता है, वो स्टेट ए हो गई. लेकिन थोड़ी देर बाद आपको
enjoyment फील होता है, एक्साइटेड फील होता है, अराउस्ड फील होता है, वो आपकी स्टेट बी हो गई. सो state A will be followed by an opposite secondary emotional state B. The second point is, after repeated exposure to the same emotional event, the state A reaction will become to weaken and state B reaction will strengthen. सिंपल है कि जब आप रोलर कोस्टर को बार बार राइड करेंगे तो जो आपकी स्टेट ए थी, जो फियर था आपके अंदर, जो आपके अंदर एंग्जाइटी थी, जो आपको डर लग रहा था, वो अब वीक हो जाएगा. एंड जो स्टेट बी है, एंजॉयमेंट की, प्लेजर की, एक्साइटमेंट की, वो स्ट्रेंथन हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड सोलोमन अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ऑफ इमोशन. नाउ वी मूव टूवर्ड्स टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे यूजीसी नेट साइकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे रिलेटेड टू इमोशंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस सपोर्ट्स विच थ्योरी? कौन सी थ्योरी है इमोशन की जिसको फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस सपोर्ट करता है? सो द आंसर इज, इट्स वेरी इजी, जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन. जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन हमारी फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन थी, जो कहती थी कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, उससे हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं. और फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस में भी यही बात करी गई थी कि जो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, फेशियल सेंसेशंस होती हैं, जब हम स्माइल करते हैं तो ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन जाती है, सिग्नल जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव इमोशन फील होता है. इवन इफ अ पर्सन इज डेलिबरेटली स्माइलिंग, he or she will feel that positive emotion within. तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स से हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं. ठीक है, सो द इमोशंस आर डिपेंडेंट ऑन द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंग थ्योरी. और यही बात हमारी फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस में भी की जा रही है. सो दिस इज अ सपोर्टिंग थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये नवंबर 2017 में आया था. पिछला क्वेश्चन जनवरी 2017 के पेपर 2 में आया था. सो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, जल्दी से देखते हैं. विच थ्योरी ऑफ इमोशन इम्प्लाइज दैट एवरी इमोशन इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन? अगेन इसका आंसर है जेम्स लैंग थ्योरी. जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन में यही बात की जा रही है कि हर इमोशन का अपना एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है. और यही हमारी कौन सी थ्योरी का डिसएग्रीमेंट था? सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट था कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन का. और यही जेम्स लैंग थ्योरी की हमारी एक क्रिटिसिज्म थी, एक लिमिटेशन थी. For more videos, keep watching Psychodesk Education, entering the new era of learning.